पहले भी लड़े और जीत के भी आए हैं। मुझे नहीं लग रहा ये डिफिकल्ट कोई चैलेंजिंग इलेक्शन होगा, क्योंकि आज ये सच और झूठ की लड़ाई होगी। इंशाल्लाह लोगों को तो पता है कि वरासती जमातों ने हमेशा धोखा ही दिया है इस कौम को। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक उम्मीद के लिए सारे आप लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पर उतर आए। तो कैसे, तो आप क्या करें? देखिए हमारा पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है कि स्टेटहुड लाना है हमें। अपनी स्टेट को जिसको हम खो चुके हैं उसको वापस लाएंगे इंशाल्लाह। और भी जो मेजर इश्यूज हैं वो एजेंडा के तौर पर आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। जो आपको बीजेपी के साथ जोड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अभी कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। हम ए टीम और बी टीम का तो सवाल ही नहीं है, और जो ऑलरेडी ए टीम और बी टीम रह चुके हैं ये सवाल शायद आप उनको पूछना चाहिए। कंसेंसस हो रहा है उसमें। इलेक्शन मुझे लगता है सबसे आखिर में है, तो आने वाले वक्त में आप लोगों को पता चलेगा। देखिए, पब्लिक डोमेन में एक आदमी तो कर पब्लिक डोमेन में हर शख्स को जाने का हक है। ये क्या किसी की वरासत है, जमीन है जो हम खींच रहे हैं? जिस वक्त पीडीपी बनी तो उन्होंने नेशनल काउंसिल का वोट नहीं काटा। जिस वक्त और लोगों ने इलेक्शन लड़े आजाद उम्मीदवार और पार्टियों के नाम से, तो फिर उनको भी कहेंगे अरे भाई, जमहूरियत में हर शख्स को पार्टी बनाने का हक है। जमहूरियत हर शख्स को इलेक्शन लड़ने का हक देती है। ये क्या किसी के मतलब मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं, ये क्या किसी की विरासत है जो हम छीन रहे हैं? भाई तो ये वोट काटेंगे ऐसे आप कह रहे हैं वोट काटेंगे कि जैसे उन्होंने अपने शानों पे हमारी 98 भी रखी हुई है, हमारा 370 भी रखा हुआ है, हमारी 35 भी रखी है। 47 से आज तक मैं चैलेंज करता हूँ दोनों पार्टियों को, सभी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस को। अगर आपको कोई ये बता दे कि 70 साल में 70 नए पैसे का कोई सियासी पैकेज दिल्ली से लाया है। आज तो बीजेपी वाले हैं जिस कांग्रेस के आज ये गीत गाते हैं, उनसे क्या पैकेज लाया इन्होंने? आप सुन रहे हैं मेरा जवाब? हाँ, यहाँ से गया है जो भी गया है पॉलिटिकली, पैसा आया है सड़क के लिए, पैसा आया होगा बिजली के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पैकेज, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन सी इन्होंने लाई? अब आप कह रहे हैं कि उसकी पार्टी ए पार्टी बी है। अरे भाई, मेरे पास आप बचा क्या है जो मैं बेचूं? वो तो आप कब से सब तो चला गया है। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेट पीपल डिसाइड। ये लोग तय करेंगे ऑप्शन है या नहीं। लोग हमेशा तजुर्बे करते भी हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ का मिजाज क्या है। यहाँ बहुत सारी बातें हुई। यहाँ 47 से एक कल्चर रहा है। जब तक हम उस कल्चर को हम लोग सब नहीं तोड़ेंगे, तब तक राह खुलने वाली है। वो ये है कि जिसने इख्तलाफ किया उसको बॉर्डर पार पाकिस्तान भेज दो। जिसने भी बोलने की कोशिश की 47 में, 48 में, 49 में, उसको यहाँ से धक्के लाते मार के पार कर दिया गया। जिनमें हमारे वीर वाइस यूसुफ शाह साहब भी शामिल, जिनमें चौधरी गुलाम अब्बास भी शामिल थे, जिसमें अल्लाह रखा सागर भी शामिल। वो तो मैंने नहीं किया ना। तो तब से उनको कहा गया ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी एजेंट है जी। फिर जब 53 में खुद हम शिकार हुए हमारी लीडरशिप, तो फिर जो कांग्रेस की तरफ गया तो कहा गया इनके जनाजे मत पढ़ो। ये भी कहा गया फकीन से बाइकाट किया था, इनसे भी करो। ये हिस्ट्री है। लेकिन उन्हें फिर गंदी नाली के कीड़े भी कहा गया, वाम साहब कट्टर। फिर उनके साथ ही 75 में हुकूमत भी बना दी गई। आप करें तो पाक, हम करें तो खाक। आप कहें तो नेक, हम कहें तो बात। ये कहाँ का इंसाफ है? एक मयार कायम करो ना कोई। आप जानते हैं मैं एनसी में, ये पीडीपी में था, मैंने काम किया, मैंने बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाई। आई वाज दो स्मॉल पर्सन पिटी, लेकिन मैं शायद स्टार कैंपेनर था 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हमसे क्या कहा गया कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट लाओ। कुरान और सुन्नत से कहा गया हमें साबित करो कि भाई आज सिर्फ बीजेपी को रोकना है। तो हमने किया। फिर बाद में इलाक उनसे, अब जब पीएचडी बनी तो कहा गया हमने एक वसीतार कौमी मफाद के लिए ये करना है, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इकट्ठे लड़ेंगे। और उन लोगों ने हाथ मिलाया जो 87 वालों को कह रहे थे कि ये इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो जब इलेक्शन में उनकी बंदर बांट नहीं हुई तो इताअत कहाँ रहा, वो कौमी मफाद कहाँ गया, वो बड़ा दिग्गर गेम कहाँ गई? आप मुझे बताइए, आपके सामने ऐसा बहुत ही टफ, हर मुकाबला टफ होता है। श्रीनगर में भी टफ है, बारामूला में भी टफ है, कहाँ टफ नहीं है? मुकाबला टफ होता है। तो हर मुकाबले को कभी भी जो शख्स आसान समझ के जाता है वो बेवकूफ़ है। कभी भी अपने हरीफ को, मैं दुश्मन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ,
अपने से कमजोर मत समझो, अपने हरीफ को अपने से ताकतवर से समझो। मान लीजिए मैं अपने आप को समझता हूँ कि वो बड़ी शख्सियत हैं, उनका एक माजी है, तो वो जीरो से, मैं तो जीरो से शुरू करूँगा। लेकिन यहाँ ये भी एक हकीकत है, शायद उनके मजबूत कंधों पे हिस्ट्री का बहुत सारा बैगेज भी है, जिसका मुझे लगता है जो नई नस्ल है, पढ़ी लिखी नस्ल है, वो उनसे सवाल पूछेगी। कितनी ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज आप फिर कह रहे हैं दिल्ली वाले ये करते हैं, दिल्ली वाले ये, तो हम, जब मैं 12 साल का बच्चा था तब से शेर कश्मीर से लेकर आज तक हर लीडर ने कहा, लेकिन दिल्ली से बाहर जाकर कौन हुकूमत पे बैठा उसका नाम मुझे बताइए। पाकिस्तान की मदद से हुकूमत किसने हासिल की वो भी बताइए। ये जो कब्रिस्तान यहाँ इतने भरे हुए हैं, किसकी वजह से हुए? हमने भी अपने घर से कुर्बानियाँ दी हैं, हमने हमारी कुर्बानियों में कुर्बान हुए, उनने सही रास्ता किया, इख्तियार हो जाने, लेकिन इनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये माहौल किसने पैदा किया? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ें होनी चाहिए, ग्रे एरियाज के लिए अब बड़ी कम गुंजाइश है। हमने नस्लें तबाह कर दी, हमारी पीढ़ी भी खत्म हो गई, अगली पीढ़ी किसी धोखे में ना आए, कम से कम इतना तो हो। आज हम उनको कहें हम ये जाके करेंगे, जब 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टियां गई, मेरी पार्टी भी चाहती थी, मैं वाहिद आदमी था जिसने इख्तलाफ किया, मैंने कहा मैं जानता हूँ रिजल्ट क्या आएगा। पॉलिटिकल मामलात के फासले